सब मित्रों को मेरा प्रणाम। तो आज हम एक नया वर्ग शुरू करने वाले हैं आहार विज्ञान पर। आज का जो विषय है आहार विज्ञान, अन्नम ब्रह्म। हमने चर्चा की है कि हमारा ये मनुष्य शरीर है, ये ईश्वर और सृष्टि, ये जो शरीर शब्द है ये श्रा और इरम धातु से बना हुआ है। श्रा का मतलब होता है सृष्टि और इरम का मतलब होता है ईश्वर। उस चैतन्य और प्रकृति के जोड़ से हम बने हुए हैं। तो हमारे अंदर दोनों ही गुण हैं, चैतन्य के गुण भी हैं और प्रकृति के गुण भी। ईश्वर तो सर्वत्र है, वो सब कुछ है। सगुण अगुण दो ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाधि अनादि अनूप। वो तो सगुण भी है और निर्गुण भी है और उससे कुछ परे भी है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो ये प्रकृति है ये उसका ही प्रगटीकरण स्वरूप है। कबीर साहब कहते हैं खालिक खलिक खलिक में खालिक, पूर्ण रहो सब ठाई। वो जो परमात्मा है और जो प्रकृति है वो एक दूसरे में भरे हुए हैं। खालिक खलिक खलिक में खालिक और पूरे रहो सब ठाई, सर्वत्र वही विद्यमान, उसके सिवा यहाँ कुछ है नहीं। तो हम भी वही हैं, हम भी उसके सिवा कुछ है नहीं। लेकिन जहां हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं वो तो हम प्रकृति में खड़े हैं, वो तो हम शरीर में खड़े हुए हैं। और यहां से हमको उस परम चैतन्य की यात्रा करना है। हमारी यात्रा तो वहां से है जहां हम खड़े हैं और वहां से हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर तो अद्भुत है, इसकी संरचना अद्भुत है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वो तो एक चादरिया है, उससे अधिक कुछ मत समझो। जीनी जीनी बीनी रे चदरिया। कौन सा ताना कौन सी भरनी, कौन तार से बीनी रे चदरिया। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, आपका तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है और आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। और जब कबीरदास ने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया, आवा शरीर में, तो बड़ा अद्भुत उन्होंने अंदर शरीर को देखा और कहते हैं झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषुम्न तार से बीनी रे चदरिया। इंगला पिंगला, एड़ा और पिंगला से बना हुआ ये शरीर और बीच में सुषुम्ना का तार जा रहा, और अस्त कमल 10 चरखा डोले, पंच तत्व गुण तीनी रे चदरिया। 8 कमल हैं, 8 चक्र हैं। कबीरदास जी ये सोम चक्र की भी बात करते हैं, उसको भी गिनते हैं। तो अष्ट कमल और 10 चरखा डोले, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, ऐसे 10 चरखा हैं जिसके कारण जो चलाते हैं तो उससे ये बनता है। ये पूरा शरीर जो है उसके द्वारा बना हुआ है। अष्ट कमल 10 चरखा डोले, और पंच तत्व 5 तत्वों का शरीर है, और गुण तीनी रे चदरिया, 3 गुण हैं, तमस रजस और तटस्थ, तो 3 गुण से। और साई सिए तो 10 माह लागे, बड़े जतन से बीनी रे चदरिया। परमात्मा बनाता तो 10 महीने लगते हैं, 10 चंद्रमा के महीने लगते हैं, 284 दिन का होता है पूरा उसका खेल। एक चंद्रमा का महीना 280.4 डेज का होता है। कहते हैं 10 साइंस ये तो 10 माह लागे। तो ये जो शरीर है बड़ा अद्भुत शरीर है, और ये चलता किससे है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म, उनके द्वारा ये शरीर चलता। और इसको चलाने वाला कौन है? मन है।
और मन काहे से देख रहा है? मन देख रहा है पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, पंच उपकरण है उसके द्वारा। आंख से वो रूप देखता है। आंख का जो तन्मात्रा है, जो सूक्ष्म भूत है, वो रूप है, और अग्नि उसका तत्व है, और सूर्य देव उसके देवता है। कान से सुनता है, शब्द उसका तन्मात्रा है, और आकाश उसका महाभूत है। दिशाएं या दिक्पाल उसके देवता है। नाक से वो सूंघता है, गंध उसकी तन्मात्रा है, और अश्विनी कुमार उसके देवता है। जिह्वा से वो रस लेता है, रसना है। जल तत्व है, वरुण देवता है। और त्वचा से वो स्पर्श करता है, वायु तत्व है, और वायु देवता है। तो ऐसे ये पंच ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इनके द्वारा मन भोग कर रहा है। तो जो कुछ भी मन भोग कर रहा है इन पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय को, उनको हम आहार कहते हैं। जो भी मन भोग रहा है पंच ज्ञानेंद्रियों को, उनके विषय को, उनको हम आहार कहते हैं। इंद्रियों द्वारा जो भी विषय बहिर्जगत से अंतर जगत में प्रवेश करते हैं और जिनको मन ग्रहण करता है, ये बहुत जरूरी है, उसको हम आहार कहते हैं। आहार अकेला भोजन नहीं है। पंच ज्ञानेंद्रियों के जो भी विषय बहिर्जगत से अंतर जगत में आते हैं और मन उनको ग्रहण कर रहा है, मन उनको ग्रहण कर रहा है, उनको टेक कर रहा है, ले रहा है, उसको आहार। और ये जो आहार लेता है, ये पंच ज्ञानेंद्रियों से जो आहार लेता है, उससे ही सारे विचार बनते हैं, उसके द्वारा ही सारा व्यवहार क्रिएट होता है, और उससे ही मनुष्य का आचरण बनता है। और इस आहार के कारण ही मन चंचल होता है, क्योंकि हर पल कुछ नया सुन रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ खा रहा है। हर पल एक नई तरंग उसके अंदर पैदा हो रही है। एक दिन में 60,000 तरंग पैदा होती है। तो इस कारण से ये मन भटकता रहता है, और जब तक मन भटकता रहता है, स्थिर नहीं होता है, तब तक हमारी यात्रा शुरू नहीं होती, तब तक हम भी भटकते रहते हैं। और ये ही प्रमुख दुख का कारण है। हमारा मन ही दुख का कारण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही सभी दुखों का पुरोगामी है। मन ही सभी दुखों का पुरोगामी है, क्योंकि मन हमेशा भूत और भविष्य में भटकता है, इसलिए हमें दुख है। जब भी हम वर्तमान में आ जाते हैं तो वहां मन नहीं होता, वहां चेतन जागृत हो जाता है। तो हमारी सारी जो यात्रा है वो भविष्य और अतीत से वर्तमान की यात्रा है। और इस यात्रा को ही महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग सूत्र में कहा है। तो हम जो आहार ले रहे हैं वो तो हम बाहर से ले रहे हैं। जो कुछ भी बाहर जगत से अंतर मन में आता है और मन ग्रहण करता है, वो आहार कहते हैं। पतंजलि ने 5वें पायदान पर, 5वें अंग पर प्रत्याहार रखा है, बहुत ऊंचाई पे रखा है उन्होंने। सबसे ऊंचाई जो भी हमारे बहिर अंग है, उसकी सबसे ऊंचाई पर प्रत्याहार रखा गया है। यम वातावरण का अनुशासन, वातावरण के प्रति जागरण, आपके व्यवहार का जागरण। नियम आपके आचरण, अंतर व्यवहार के प्रति आपका अनुशासन, अंतर जगत का अनुशासन, आपका आचरण कैसा हो, वो आध्यात्मिक अनुशासन आपका। आचरण के प्रति जागरण। आसन शारीरिक अनुशासन। तीसरा आयाम है पतंजलि का आचरण।
आसन, शारीरिक अनुशासन, शरीर के प्रति जागरण, प्राणायाम, प्राणिक अनुशासन, श्वास के प्रति जागरण, और प्रत्याहार, मानसिक अनुशासन, आहार के प्रति जागरण। जब हम आहार को अपने हिसाब से ग्रहण करते हैं, जब मन पे हमारा चैतन्य का शासन हो जाता है, तो वो प्रत्याहार हो जाता है। और उसके बाद धारणा, संस्कार और संकल्पना के प्रति जागरण, एक अवचेतन के प्रति जागरण, ध्यान, आत्मिक अनुशासन, निराकार के प्रति जागरण, और समाधि, आत्म अनुभूति, सिर्फ जागरण। वहां प्रति खत्म हो जाता है। तो प्रत्याहार, जब मन पंच आहारों को उनके गोलकों में स्थित कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो आप एक कैमरा के समान देख रहे हैं, कोई आपके अंदर तरंग नहीं हो रही, आप उसका विकास नहीं कर रहे हैं, ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में क्या हो रहा है कि मन देख रहा है, कान सुन रहा है, गंध ले रहा है, शरीर टच कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर कोई तरंग नहीं हो रही है। तो आहार के विज्ञान को समझे। इंद्रियां सबसे पहले मन को सूचित करती, मन को सूचित करती, उनने ये देखा, उनने ये सुना। मन, अगर मन उसको पास कर देता है तो आपका आहार नहीं हुआ। मन ने उसको पास कर दिया तो आहार नहीं। लेकिन अगर मन उससे तरंगित हो गया तो आहार हो गया। अगर मन तरंगित हो गया, उत्तेजित हो गया, उद्वेलित हो गया, और उसने जो कुछ भी बाहर से दिया है वो ग्रहण कर लिया, तो आहार हो गया। मन किस तरह से आहार लेता है उसको समझ लो। आपने कुछ देखा, एक अंदर तरंग आई, तरंग से एक विचार पैदा हुआ, अथवा एक भाव पैदा हुआ, अथवा एक वाणी पैदा हुई, अथवा उसके कारण आप एक कार्य करने लगे। तो ये चार तरह से हम कर्म करते हैं। हम कर्म जो है वो विचार से, वो भाव से, वो वाणी से बोल करके और कर्म करके हम कर्म करते हैं, क्योंकि हम जैविक हैं। एक बात समझ लेना, जो प्रकृति है वो अजैविक है, हम जैविक हैं। हमारे अंदर चेतना भी समाई हुए है, इसलिए हम जो भी विचार करते हैं, जो भी भाव करते हैं, जो भी बोलते हैं और जो भी कर्म करते हैं, उसका एक फल हो जाता है। वो आपके अवचेतन मन के फील्ड में, ग्राउंड में उसका एक बीज बो दिया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने वो काम किया या नहीं किया। तो वो एक आहार हो गया आपके साथ, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप वो कर्म को करते हैं या नहीं। आपने विचार कर दिया तो कर्म हो गया। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, जो कर्म है वो मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों तल पे किया जाता है। वो अकेले कर्म के तल पे या बोलने के तल पे नहीं होता, तीनों ही कर्म है। मन से भी आपको भाव आ गया, आपको विचार आ गया, आपने अगर बोल दिया तो वो तो कर्म हो ही गया, और अगर आपने कर्म कर दिया तो वो तो कर्म 100% हो गया। तो इस तरह से तीनों तल पे, तो आहार के द्वारा ही हमारे कर्म क्लिक होते हैं। उसका जो बेसिक क्लिकिंग मटेरियल, जो बीज है, वो आहार है। अब आहार जो है वो सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक होता है, लेकिन दोनों ही आहार है। सकारात्मक भी आहार है और नकारात्मक भी आहार है, दोनों के अलग अलग फल होते हैं। जैसे एक पड़ोसी, हम एक अपनी छत पे खड़े हैं और एक पड़ोसी की नई गाड़ी आ गई, आपके पास भी पुरानी जो 800 थी, उसके पास भी पहले 800। अब मान लीजिए एक पड़ोसी निकला, उस नई गाड़ी में लेके निकला। अगर आपने उस पड़ोसी की नई गाड़ी देख करके सिर्फ देखा, कोई तरंग नहीं उठी, तो आहार नहीं हुआ, आप प्रत्याहार में चले गए।
लेकिन अगर आपने उस पड़ोसी को देखा, नई गाड़ी देखी और आपके अंदर एक भाव उठा कि अरे मेरे पड़ोसी के ऊपर देखो कितनी अच्छी अब गाड़ी आ गई, मेरे पास अभी भी खटारा 800 800 चल रही है, तो आपने आहार कर दिया। अब आपके अंदर एक द्वेष पैदा होगा, आप एक ईर्ष्या पैदा होगी, और हो सकता है कल आप भी वो एक नई गाड़ी लेने की रनिंग रेस में चालू हो जाए। तो आपका आहार शुरू हो गया, आपका कर्म शुरू हो गया। अब उस आहार का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए, आप सोचिए कि आपके अंदर एक किसी को देख करके, कोई एक दुश्मन है, उसको देख के आपको हत्या का विचार आया, तो आहार हो गया। अब वो आपके अवचेतन में जाकर के उसका एक बीज पैदा हो जाएगा, और उसका कभी ना कभी आपको उसका मलिनता आएगी शरीर में, एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। आपने भले हत्या नहीं किया, आपने पाप कर लिया, अपराध नहीं हुआ। अगर आपने उस हत्या को उसे बोल दिया कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तो पाप तो हो ही गया, वो अपराध भी हो सकता है। वो कैसे लेता है उस पर डिपेंड करता है। तो पाप तो हो ही गया, लेकिन अपराध भी हो सकता है। वो अगर उसको कंप्लेन करता है तो वो अपराध हो जाएगा, और अगर आपने कर्म कर दिया तो पाप भी हो गया और अपराध भी हो गया, कानून की उसमें अपराध हो जाता है। तो ये दोनों चीजों को, पाप और अपराध को समझ लें कि आहार आपने एक बार सोच भी लिया तो पाप हो गया। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सोचना भी किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आपके अंदर फलित होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, वो हमें नहीं मालूम। वो प्रकृति के लॉ के हिसाब से होता है, जिसको हम ऋत कहते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार वो फलीभूत होगा। आपके अंदर मलिनता आएगी, आपके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। तो आहार जो है वो अपने आप में एक अद्भुत चीज है। इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि आपका आहार बहुत सात्विक होना चाहिए। आहार मतलब जो भी पंच ज्ञानेंद्रियां आपके मन के अंदर ले जाती हैं और मन उसको ग्रहण करता है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो। यहां से आप हमेशा आहार पे खड़े हैं, 24 आवर्स आप आहार कर रहे हो, आप जाने या ना जाने। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि अगर आपको परम आनंद की यात्रा, परम स्वास्थ्य की यात्रा, अगर आपको स्वस्थ भी रहना है, तो भी आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका आहार अशुद्ध है, नकारात्मक है, तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। हम सिर्फ खाने के द्वारा ही बहुत तरह की बीमारी अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, हम बाकी 4 इंद्रियों से भी बहुत तरह की बीमारी ले रहे हैं, क्योंकि मन उन पर रिएक्ट करता, मन उनको ग्रहण करता, और मन के अंदर उस तरह के विचार होते हैं, और जाने अनजाने आपके बोल, आपके कर्म उन सबसे प्रभावित होते हैं। इसलिए आहार जो है वो शुद्ध होना है। बड़ी ही अद्भुत बात कहते हैं हमारे ऋषि, आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। ये यात्रा है आहार। हम जहां खड़े, हम आहार में। अगर आपका आहार शुद्ध हो गया, आहार शुद्ध हो, शब्द शुद्धि, शब्द मतलब वो परमात्मा जो आपके अंदर अंतर्मन में गूंज रहा है ओमकार के रूप में, वो नाद ब्रह्म। आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, वो शुद्ध हो जाता है, वो सुनाई देने लगेगा, आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। बड़ी अद्भुत बात है। अगर आहार शुद्ध हुआ तो आप ध्यान में चले जाते हो, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ध्यान की अवस्था में हम ओमकार को सुनते हैं। जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो हम ओमकार को सुनते हैं। आहार शुद्धो शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धो ध्रुव स्मृति। और अगर शब्द शुद्ध हो जाए, वो ओमकार आपके अंदर फलित हो जाए, वो गूंजने लगे, तो ध्रुव स्मृति, आपको याद आ जाता है कि मैं तो आत्मा हूं।
जो सदा से ध्रुव है, जो सदा स्थित है, शाश्वत ध्रुव स्मृति। स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। और स्मृति का क्या लाभ है? एक बार आपको आत्मस्मरण में जीना आपने शुरू किया तो जितने भी बंधन हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाती हैं। आप मोक्ष की यात्रा कर रहे हो, इसलिए आहार जो है वो मोक्ष की यात्रा। जिस दिन आपने अपने आहार को शुद्ध कर लिया, आपकी यात्रा, आपकी साधना शुरू हो गई। यात्रा वहां से शुरू होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंचभूत शरीर है, ये आहार से ही बना है। तो हमने ये देखा 5 तरह के आहार हैं, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आहार कौन सा है? भोजन। इसीलिए हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं? अन्नम ब्रह्म। बड़े अद्भुत वाक्य है ये, बड़ा अद्भुत उद्घोष है ये। जिस तरह से अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष है, उसी तरह से उपनिषद के ऋषियों ने अन्नम ब्रह्म की बात, बड़ा अद्भुत। हमारे सनातनी ऋषियों ने, आप ये देखिए कि उन्होंने रोटी में भी परमात्मा को देखा। किस तरह से वो खाना खाते थे, किस तरह से वो आहार लेते थे। क्योंकि सारा जो अस्तित्व है, जो भी जीव जगत है, वो अन्न से पैदा होता है। और चूंकि वो अन्न से पैदा होता है, तो जो पैदा करने वाला वो ब्रह्म है। इसलिए ये उद्घोष है, अन्नम ब्रह्म। महावीर स्वामी ने 12 साल तपस्या की, लेकिन उन्होंने सिर्फ 360 दिन खाना। इसका मतलब है वो हर 12 दिन में सिर्फ एक ही दिन खाते थे, और वो 12 साल ऊर्जावान रहे, उन्होंने पूरी तपस्या की। तो कितने अद्भुत लोग! क्योंकि जब वो अन्न को, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सिर्फ भोजन नहीं ग्रहण कर रहे, हजारों तरह से परमात्मा उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। 12 दिन में एक दिन सिर्फ खाना खा करके पूरी ऊर्जावान रहना, ये बड़ी ही अद्भुत बात, बहुत ही अद्भुत बात। इसीलिए हमारे ऋषि कहते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस 2 बजे रात को उठ के खाना खाने लगते थे। शारदा माँ बोलती थी, अरे परमहंस ये क्या है, ये कौन सा टाइम है खाना खाने? तो परमहंस हंसते थे, कहते थे, माँ शारदा, अरे मैं खाना थोड़ी खा रहा हूं, मेरे अंदर तो माँ काली प्रवेश हो रही है उस खाने के माध्यम से, मुझे एक माध्यम चाहिए। और ऐसा कह के वो पूरी तरह से मग्न हो जाते। तो इसलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा, अन्नम ब्रह्म। अन्न ही सारे चराचर जगत का रचिता है, वही सृजन करता है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। एवं ध्याता एवं ज्ञाता अन्न दोषो न लिप्यते। हमारे यहाँ ये मंत्र है कि अगर हम इस मंत्र को करते हैं, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा एवं ध्यात्वा, ऐसा ध्यान में रखते हुए, तथा ज्ञात्वा, और ऐसा जानते हुए, अन्न दोषो न लिप्यते। आप कैसा भी अन्न खा लीजिए, आपको उसका पॉइजन नहीं होगा, दोष नहीं होगा अन्न का, वो अन्न अमृत के समान हो जाएगा। तो जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो परमात्मा को हम ग्रहण कर रहे हैं, एक पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पहले पानी फेर करके पूजा की जाती है कि हे परमात्मा, तू मेरे अंदर प्रवेश हो, तू हम मेरा पोषण अकेला नहीं कर, ये औषधि के रूप में मुझे अमृत तुल्य मिला है, तू स्वयं मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, एक ग्रेटिट्यूड के साथ। तो आइए, जो आहार विज्ञान के जो भी सेशन होंगे, अभी तो आज और कल 2 ही सेशन है, आज और अगले शुक्रवार को। तो आहार विज्ञान जो है वो बहुत से भागों में, 8 भागों में बटा हुआ है।
एक्चुअली उसके करीब हम लोग 8 सेशन होते हैं। आहार विज्ञान में हम अब भोजन विज्ञान की बात करेंगे, अन्नम ब्रह्म की बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे आहार विज्ञान को, अगर हम उनके आयाम को देखें, उनको डिवाइड करें, तो वो निम्नलिखित उसके 8 अंग हैं, उनको समझ लीजिए आप। और मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि उसके पीछे विज्ञान क्या है। तो उसका है पहले मात्रा, उसका पहला अंग है मात्रा, कितना भोजन करें, क्वांटिटी ऑफ द फूड। दूसरा है गुणवत्ता, कैसा भोजन करें, क्वालिटी ऑफ द फूड। तीसरा है विधि, कैसे भोजन करें, प्रोसीजर, हाउ टू ईट। चौथा है समय, कब भोजन करें, व्हाट इज द टाइम व्हेन वी शुड ईट। पांचवा है वातावरण, कहां भोजन करें, वेयर वी शुड ईट। छठवां है उसके भोजन के प्रकार, 3 प्रकार हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जो साधक है उसका भोजन सात्विक होना चाहिए। और 7वां है जल विज्ञान, भोजन के साथ जल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका विज्ञान, वो किस तरह से हम जल पिए। और अंतिम है निष्कासन, मल विसर्जन। तो आइए आज हम भोजन के मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द फूड के बारे में बात करेंगे, उसका विज्ञान समझेंगे। ना ही जाह रसना पर काबू, योग निरोग ताह नहीं लागू। ना ही जाह रसना पर काबू, जिसको अपनी जिह्वा पे काबू नहीं है, वो योग निरोग ताह नहीं लागू, वो योग और निरोगता को भूल जाए, उसको वो लागू नहीं होता है। इसलिए भोजन बहुत सम्यक, एक पूजा की, परमात्मा जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, उससे भी बड़ी पूजा है। कबीरदास को किसी ने बोला कि यार हमने तो कभी आपको साधना करते देखा ही नहीं, आप तो मेरे को कभी साधना करते नहीं दिखते। तो कबीरदास ने कहा, खाऊं पीऊं सो पूजा, उठू बैठू तो परिक्रमा। मैं जो खाता पीता हूं वही मेरी पूजा है, मैं थोड़ी कोई अलग से कोई पूजा करता हूं भगवान। मैं तो 24 आवर्स 24/7 पूजा में हूं, परमात्मा के सुमरन में हूं। तो खाऊं पीऊं तो सो पूजा, अन्नम ब्रह्म। आइए देखते हैं, हमारा शरीर पंचभूत का बना हुआ है, हम सभी ने देखा है। ये पृथ्वी 12% है, जल 72% है, अग्नि 4% है और वायु 6% है, आकाश 6% है वॉल्यूम से। और ये पंचवायु से चलता है, ये भी हमने देखा है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान वायु से हमारा शरीर संचालित होता है। सारा क्रिया कर्म, चलना उठना बैठना, अंदर के और बाहर के जो भी कर्म है, वो हम इन पंच प्राण से करते हैं। और शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, जो ब्लड के साथ घूमता है, जो हमको ऊर्जा देता है जब वो ग्लूकोज के साथ मिलता है। और हमारा शरीर हमने देखा कि हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो 96% वायु से बना, वायु के एलिमेंट है उसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, ये सब मिला के 96% से भी ज्यादा हो रहे हैं। जब हम भोजन लेते हैं तो उसके प्रमुख तत्व हमारे क्या हैं, उनको समझ लें। कार्बोहाइड्रेट, जिसको शर्करा कहते हैं, 55%, फैट्स, चर्बी 20 से 25%, प्रोटीन 15%, विटामिन 5%, बाकी मिनरल, फाइबर और वाटर। ये ऐसे 7 तत्वों से हम भोजन लेते हैं। भोजन में ये 7 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। अगर हम एक दिन भोजन ना करें, एक दिन भोजन ना करें, कुछ भी भोजन ना करें, तो हम 350 से 500 ग्राम हमारा वेट घट जाए पूरे दिन में। 350 से 500 ग्राम वेट घट जाता। एक मनुष्य को जो ऑफिस में काम करता है और जो फील्ड में काम करता है,
उसको 1300 कैलोरी से लेके और 2400 कैलोरी, डिपेंडिंग ऑन वो क्या काम कर रहा है, कितना फिजिकल लेबर कर रहा है, उसको उतनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है। एक साधारण मनुष्य है, उसके अंदर जो चर्बी होती है उसमें 90 दिन का भोजन होता है। अगर आप 90 दिन उपवास करेंगे तो भी नहीं मरेंगे आप, सिर्फ पानी पीते रहेंगे। और मेरे शरीर के लोग जो थोड़ा सा प्लस साइड पे हैं, उनमें शायद 180 दिन की चर्बी हो। तो इसलिए कभी डरो मत उपवास से। लोग उपवास से बहुत डरते हैं। उपवास जो है वो फलाहार में करना है, ये ध्यान रखना। किचन में नहीं जाना है जिस दिन आप उपवास करते हो, एक्सेप्ट शायद दूध के लिए। अगर दूध भी अवॉइड कर सकें तभी उपवास। अब आइए हम देखते हैं कि हम भोजन क्यों करते, भोजन क्यों करते। प्रमुख रीजन भोजन करने का है वो है कि शरीर का पोषण और संचालन जो है वो प्राण शक्ति और भोजन, ये दो चीजों से होता है। प्राण शक्ति और भोजन। प्राण शक्ति ब्रह्म शक्ति है जो परमात्मा से हमको मिलती है। गाढ़ी निद्रा में, ध्यान की अवस्था में, प्राणायाम की अवस्था में अपन ने देखा है हमको प्राण शक्ति प्राप्त हुई। वो फ्री है, वो आपको उसको पैदा नहीं करना पड़ता, वो परमात्मा आपको दे रहा है, वायु के रूप में दे रहा है, प्राण शक्ति के रूप में दे रहा है। निद्रा में जब आप सुसुप्ति में हैं तो आपको प्राण शक्ति मिल रही है। और भोजन क्या है? भोजन प्रकृति की शक्ति, क्योंकि जैसा हम चैतन्य और प्रकृति दोनों के मिश्रित रूप है, तो भोजन भी प्रकृति की शक्ति है। तो भोजन हम क्यों करते हैं? ये हमको शारीरिक ऊर्जा देता है और पोषक तत्व देता है। ये दो प्रमुख रीजन है भोजन करने। शारीरिक शक्ति, जो भी हम दिन भर काम करते हैं उसके लिए भोजन चाहिए, और पोषण तत्व, बहुत से विटामिन चाहिए, बहुत से मिनरल चाहिए, बहुत से हमको फाइबर चाहिए झाड़ू मारने के लिए शरीर को। तो ऐसे, और बाकी प्रोटीन चाहिए, कार्बोज चाहिए शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए, बसा चाहिए शक्ति ऊर्जा लुब्रिकेशन के लिए। तो ऐसे सब, इसके कारण हम भोजन करते हैं, पोषक तत्व। और ये प्रमुख रीजन भोजन का जो है वो ऊर्जा है, पोषण तत्व है। लेकिन हम भोजन बहुत से कारणों से करते हैं, वो आप सबको मालूम है। लोग ऊर्जा के लिए भोजन नहीं करते, क्योंकि ऊर्जा के लिए तो कोई भी शुद्ध भोजन जिसमें कोई स्वाद नहीं है वो भी वो ज्यादा अच्छा होगा, वो सात्विक होगा। लेकिन हम तो उसमें मिर्ची मसाला और पता नहीं क्या क्या डाल करके वो जो भोजन का पोषण तत्व है वो तो खत्म कर देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो भोजन किया जाता है वो है स्वाद। स्वाद के कारण हम भोजन करते हैं। हम जो बेसिक है, प्राइमरी है भोजन का, वो हमको याद ही नहीं रहता, स्वाद के कारण हम भोजन करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण जो इंडिया में है वो क्या है? आग्रह। आग्रह के बड़े कच्चे हैं। कहीं भी पंगत होती है, कहीं कोई खाने पे बुलाता है और किसी ने घर की गृहिणी ने कहा, अरे ये मैंने देखो कितने प्यार से बनाया और आप इतना सा खा रहे हो, तो आप उसको ठूस ठूस के खाने लगो। आग्रह के बहुत कच्चे हैं। लव एंड अफेक्शन, आग्रह मतलब लव एंड अफेक्शन। आप ऑफिस से पार्टी लेकर के आए और घर में आए और बीबी ने कहा, अरे तुम पार्टी खा के आ गए, तुमने बताया नहीं, मैंने तो राजमा चावल बनाया था तुम्हारे लिए। अरे तो क्या हुआ, चलो हम खाएंगे, मेरे को तो बहुत पसंद है। पूरा खाना खा के भाई साहब आप आए हो और पूरा एक राजमा चावल मार गए। तो आग्रह के बहुत कच्चे, लव एंड अफेक्शन के लिए। उत्सव, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे यहाँ। भोजन जो है वो उत्सव का प्रतीक है। सेलिब्रेशन, आपका जन्म हो, आपकी मृत्यु हो, आपका विवाह हो, आपका बर्थडे हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आपका प्रमोशन हुआ हो, आप कहीं से कुछ जीत के आए हो, इलेक्शन जीत के आए हो, कोई त्योहार हो, कोई उत्सव हो, सब में भोजन 56 भोग परोसा जाता है।
और हम दबा के खाते हैं। शादी में जाते हैं तो उल्टे साइड से खाना शुरू करते हैं, मिठाई की तरफ से खाते हैं कि भैया 500 रुपया दिया है, 2 लोग हैं तो 500 रुपया ऊंचा के जाएंगे। आज सुबह से आज हमने खाना नहीं खाया, उपवास में थे, अब शाम को शादी होने वाली थी, दोनों टाइम का और दूसरे दिन सुबह का भी खा के आएंगे। तो 500 रुपया दे करके उल्टे साइड से 12 तरह का खाना खाते हैं और दूसरे दिन फिर डॉक्टर के यहाँ पे लाइन लगाते हैं। तो सेलिब्रेशन, भोजन इज ए सेलिब्रेशन, और भोजन एक सबसे बड़ा प्लेजर है। मनुष्य के जीवन के जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 तरह के प्लेजर क्रिएट करती है, लेकिन उनमें जो सबसे बड़े 2 प्लेजर हैं, एक है सेक्स और दूसरा है भोजन। जो काम क्रीड़ा है वो मर्यादित प्लेजर है, लेकिन भोजन अमर्यादित है। ये बात ध्यान रखना, भोजन जो है वो अमर्यादित प्लेजर है। हम कभी भी कुछ भी कैसे भी खाते रहते। घूमते घूमते देखा सामने बड़ी खुशबू आ रही है गुलाब जामुन की, खाना खा के निकले थे, गए 2 गुलाब जामुन मार दिया। अमर्यादित, अमर्यादित, क्योंकि प्लेजर, हैप्पीनेस, स्वाद मिलता, मजा आता है। और आदतन एडिक्शन है, नशा है भोजन, नशा है भोजन। सबसे बड़ा नशा, शराब से भी बड़ा नशा, अफीम से भी बड़ा नशा भोजन, क्योंकि कोई रोक टोक करने वाला नहीं। मिठाई का किसी को नशा होता है, किसी को चाय का होता है, किसी को कॉफी का होता है, किसी को नमकीन का, किसी को चाट का, किसी को मांस मछली का होता है, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर। बहुत दिन से पिज्जा नहीं खाया यार, आज पिज्जा खा लो, 1200 कैलोरी अंदर चली गई, आपको मालूम भी नहीं था। सोडा, कभी भी लोग सोडा गट 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 गट, अरे वो जहर है, लेकिन आदतन खाने के साथ सोडा लोग पी रहे हैं। पूरा का पूरा आहार विज्ञान का सत्यानाश। देन भोजन बोरियत दूर करने के लिए, बोरियत दूर करने के लिए। घर में बीवी नहीं है, घर में बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, अरे चलो चाय पी, अरे चाय के साथ चलो समोसा ऑर्डर कर देते, एक पिज्जा ऑर्डर कर देते, बोर हो रहे हैं इसलिए खा रहे हैं। बॉस ने डांट दिया, टेंशन हो गया, टेंशन डिप्रेशन में भी हम भोजन करते। आज बॉस ने डांट दिया, बीवी ने डांट दिया, बाहर निकले, दोस्त को फोन किया, अरे चल भैया आज अपन अच्छे होटल में खाएंगे। क्यों? अरे यार मेरे को बहुत टेंशन है, आज अपन बढ़िया खाना खाते, चलते हैं वो नेशनल पंजाब में जाके बढ़िया पंजाबी खाना खाते हैं, आज दाल मखानी के साथ मजा आएगा। बोरियत खत्म करने के लिए। तो इस तरह से कई बहाने से, जो प्रमुख रीजन है वो है ऊर्जा और पोषण तत्व, उसको छोड़ के हम बाकी सब कारणों से भोजन। डायबिटिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया 2012 में उन्होंने इंडिया में रिसर्च किया कि आदमी कितना खाता है, कितना भोजन करता है। आपको आश्चर्य होगा कि इंडियन लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खाते हैं, 3.5 से 4 गुना खाना जो जरूरत है उससे उतना खाते हैं। जितना इंडिया में खाना खाया जाता है उसमें आधे वर्ल्ड में सब लोग ईमानदारी से पोषण करते हैं, इतना। और अमीर अकेले नहीं, गरीब भी खाते हैं। 10 रुपये का बड़ा पाव खा लिया, 2 बड़ा पाव खा लिए, 1200 कैलोरी हो गई। अब ऑफिस वाले हैं, उनको 1300 कैलोरी टोटल चाहिए, एक चाय पी ली, 1300 कैलोरी खलास। अब वो तो साइड का खाना है, वो तो हम साइड में है, बाकी खाना तो हम खाएंगे। एक दिन में 3000 कैलोरी एक आदमी अनजाने खाते, 3000 कैलोरी, और जरूरत कितनी है? 1350। 3.5 से 4 गुना खाना हम खाते हैं। दुनिया के यूरोप के लोग जो ज्यादा खाते हैं वो 2 से 3 गुना खाते हैं, हम 3.5 गुना खाना खाते हैं।
सबसे ज्यादा सारी दुनिया में इंडियंस लोग, जिनको हम कहते हैं बहुत पुअर हैं, पुअर भी खाते हैं। उनका क्वालिटी ऑफ फूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो भी खाते हैं। तो अब खाना खाने से तो ऊर्जा नहीं मिलती। ऊर्जा का विज्ञान देखो कैसा खाना होता है। आपने खाना खाया, भोजन दिया, अब भोजन का भक्षण किया, चबाया, उसको अंदर पेट में लिया, पेट में और डियोडेनम और आगे आंतों में उसका पहले पाचन होता है। तो सबसे पहले भोजन का भक्षण, भक्षण से पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन से क्या होगा, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जो उसका रस है, जो जूस है, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो वो छोटी आंत का काम। उसके बाद उसको ब्लड में आत्मसात, एसिमिलेशन, एसिमिलेट करेगा, ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके उसको अपने अंदर घोलेगा, आत्मसात करेगा। और फिर बाकी भोजन का क्या होगा, फोक बनेगा, मल बनेगा, और फिर वो बड़ी अंतड़ी से बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसीजर है भोजन का। भोजन, फूड, फिर उसका ग्राइंडिंग, भक्षण मुंह के अंदर, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन छोटी आंत में, और मल फिर बनेगा, और फोक को निकालना बड़ी आंत का काम। तो ये जब तक भोजन आपका डाइजेस्ट होके एसिमिलेट नहीं हो जाता, तब तक आप भोजन का कोई मतलब नहीं। अगर हमने खाया और मल से निकल गया तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो पूरा जो रस जाता है भोजन का, वो तो थोड़े से ग्राम्स में जाता है। अगर आप भोजन जो खाते हैं और भोजन जो निकालते हैं उसका मास एनालिसिस करें तो आपको आश्चर्य होगा, आप जितना खाते हो उतना ही निकाल देते हैं किसी ना किसी रूप में। मल निकालने के अलग अलग तरीके, अगर सब मल को इकट्ठा किया जाए तो जितना खाते उतनी मल निकल जाए, क्योंकि एनर्जी कन्वर्शन जो है वो आइंस्टीन के E = ½ mc² के हिसाब से जाती है। बहुत ही थोड़ा सा मास आपको चाहिए पड़ता है, सब कुछ रस बन जाता है। और फिर क्या होता है, एक बार आत्मसात हो गया तो वो रस जो है वो रक्त बनता है, रक्त से चर्बी बनती है, चर्बी से मांस बनता है, मांस से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, और मज्जा से वीर्य और रज बनता है। ये 7 धातु से भोजन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है। ये उसका सिस्टम है, और ये पोषण करता है, ये ऊर्जा देता है। और क्या है, भोजन में जो ग्लूकोज होता है, मेनली ग्लूकोज किसमें होता है, किससे बनता है, कार्बोज, प्रोटीन एंड बसा, चर्बी, ऑयल, घी जो भी खाते हैं, वो जो है ऊर्जा है। वो जब आपका उसका जब पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज ब्लड के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा जल करके ऊर्जा। तो बेसिक तत्व क्या है कि आपका ऑक्सीजन ब्लड में ये एब्जॉर्ब होना चाहिए, ग्लूकोज पैदा होना चाहिए, क्योंकि हर एक सेल जो है उसको ग्लूकोज चाहिए ऊर्जा के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाचन का क्या है, रक्त, ब्लड। जो कुछ भी एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, पाचन है, उसमें ब्लड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ब्लड में ऑक्सीजन होती है, कैरियर है, होमोग्लोबिन कैरियर होता है। तो वो ब्लड जब तक आपके पेट में नहीं जाएगा तो आपका डाइजेशन नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन। तो हमारे शरीर में जो रक्त का संचार है, करीब करीब 5 लीटर ब्लड होता है। वो 5 लीटर जो ब्लड है वो हर एक अलग अलग जो अंग हैं और सिस्टम है उसमें बटा होता है। जैसे कि ब्रेन को सबसे अधिक ब्लड चाहिए, 25% ब्लड ब्रेन ले लेता है, उसके बाद हार्ट, उसके बाद लंग्स, और फिर किडनी और लीवर, फिर स्टोमक पाचन के लिए, फिर 5 कर्मेंद्रियां क्योंकि वो दिन भर काम कर रही हैं, उनको ऊर्जा चाहिए, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, वो दिन भर देख रही हैं, सुन रही हैं, फिर आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रिया, स्प्लीन और बाकी स्मॉल ऑर्गन्स, इन सब में आपका ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन बेडरूम आपके किसी ना किसी रूप में एक एवरेज मनुष्य का, हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर जो संचालक है मन,
अवचेतन मन, वो सबको एक नॉर्मल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। अब क्या है, जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, आपका स्टोमक पूरा भर गया है, तो क्या होता है, तो पेट को सबसे ज्यादा ब्लड चाहिए, पेट को सबसे ज्यादा ब्लड चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ है, ब्रेन में। तो ब्रेन से पार्ट ऑफ द, कहीं पे कोई आवाज आ रही है पीछे से, प्लीज अपना अनम्यूट कर दी। तो ब्रेन से जो ब्लड है, पार्ट ऑफ द ब्लड वो पेट में चला जाता है। ब्रेन में ब्लड कम हो जाता है, ब्रेन में ब्लड की कमी से क्या होगा, आपने बहुत खाया तो क्या होगा, तुरंत आपका नींद आना शुरू हो जाएगा। ब्रेन आपको धीरे धीरे नींद में ले जाना शुरू कर देगा, आपको आलस आएगा, प्रमाद आएगा, आप सोने की कोशिश करो। ब्रेन ऐसा क्यों करता है, ताकि दूसरे अंग का ब्लड भी उसको जरूरत ना पड़े। आप क्योंकि मान लीजिए उसके बाद काम करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है आधा घंटा तुम आराम करो, क्योंकि अगर आप काम करेंगे तो उन अंगों का को ब्लड चाहिए, और ब्लड की कमी फिर दूसरे अंगों से ब्लड लेना पड़ता है। तो आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ब्रेन ने 25% उसके पास ब्लड आ रहा है, उसमें से 10% पेट को दे दिया, फिर भी आपको नहीं जम रहा है। तो अब क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ब्रेन हार्ट से ले लेंगे, तो हार्ट को धीरे इसलिए सुलाता है ब्रेन। थोड़ा सा आपने पेनक्रिया का ले लिया, थोड़ा सा आपने बाकी हाथ पैर का ले लिया, तो सब जगह से आप थोड़ा थोड़ा ब्लड लेना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर पेट में डाइजेशन नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, जहर बन। तो बॉडी का सबसे पहला काम क्या है, अब कैसे भी जो बाहर का जो सामान आया है उसको डाइजेस्ट कर, या उसको फोक बना करके बाहर निकाल, उसके लिए ब्लड चाहिए। तो उससे क्या होगा, सब अंगों से, ब्रेन तो लेता ही है, सब अंगों से आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड लेना पेट शुरू कर देता है। तो क्या होगा, सारे अंग स्टार्व करने लगते हैं ब्लड का। और अगर आप रोज 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 ज्यादा खाएंगे तो आपके अंग कमजोर होने लगते हैं। और जो अंग सबसे ज्यादा, जिसमें कोई डिसीज पहले से हो, या जो कमजोर सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे क्या होगा, पहले तो आपके अंग कमजोर होंगे, दूसरे नंबर में आपके अंग बीमार होंगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, पैनिक्रिया, लीवर, स्टोमक, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा प्रेशर है। इसलिए पैनिक्रिया नहीं काम करेगी, स्प्लीन नहीं काम करेगा, लीवर नहीं काम करेगी, तो क्या होगा, डायबिटिक। सबसे ज्यादा डायबिटीज इसलिए आती है कि लोग अनियंत्रित और बहुत अधिक खाना खाते हैं जरूरत से। तो पहला, आपकी बॉडी का ओवरऑल आपकी ऊर्जा कम होगी, कमजोर होंगे। दूसरा क्या होगा, आपका कोई ना कोई अंग या कोई ना कोई सिस्टम बीमार हो जाएगा। ज्यादा मात्रा खाने से आप कमजोर होते हैं, दूसरे नंबर पे अंग बीमार होते हैं। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करते, मैंने आपको बताया, पैनिक्रिया, किडनी, लीवर, स्प्लीन, स्टोमक। और फिर क्या होगा, अब आपका खाना इतना सारा आपने खाया, अब वो किसी तरह से पचा बड़े मुश्किल से, उसका ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज को बॉडी में अलग अलग मांसल जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें लीवर जमा कर देता है। अगर 24 आवर्स तक आपने उस ग्लूकोज को यूज नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, चर्बी। तो ओबेसिटी, थर्ड प्रॉब्लम ज्यादा खाने से क्या होता है, वो तो आपको मालूम है, ओबेसिटी, मोटापा होता है। क्योंकि जितना भी कार्बोज है, जितना भी ग्लूकोज है, जितने भी फैट्स हैं, प्रोटीन है, सब कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और आप उनका उपयोग करते नहीं। आपको तो एसी में बैठना है, कुछ काम तो करना नहीं। आजकल तो लेडीज लोग भी झाड़ू वगैरह वो सब बाई करती है, पुराने जमाने में करती थी। तो विद द एज ओबेसिटी बढ़ने लगी। और खाना बढ़िया, क्योंकि सब लोग समृद्ध हैं, तो खूब खाओ। जिस दिन खाना नहीं बनाना, फोन कर दो आप, भगत ताराचंद से खाना आ जाएगा आपको।
और फिर दबा के खाइए क्योंकि बहुत टेस्टी खाना है। और जो चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, अनपच। पूरा खाना पचता नहीं है, अनपच हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, उसके कारण कब्ज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन 3 तरह के होते हैं। पहला वो उन लोगों को जिनका 2-2 3-3 दिन वो स्टूल पास नहीं करते, उनका 2-2 3-3 दिन, बच्चों में होता है 2-2 3-3 दिन स्टूल पास नहीं करते। अगर आप स्टूल पास नहीं करेंगे 2-2 3-3 दिन तक, तो पूरी बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और इवन स्टोमक में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो रोग ग्रसित हो जाते हैं, आंत के रोग चालू हो जाते हैं। और अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो सारा शरीर वीक होने लगता है, रोगी होने लगता है। दूसरा क्या होगा, लोगों को हार्ड स्टूल आता है, ये दूसरे तरह का कब्ज है। एक में तो 2-2 3-3 दिन टॉयलेट नहीं है। लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, यहां से लेकर के उनको जाना है बनारस, पूरे ट्रेन में लोग ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन उनको टॉयलेट नहीं होता है। अब उसमें 1 रात 2 दिन तक आप नहीं करेंगे, एक तो आप सारे एटमॉस्फेयर को खराब कर, लोग पूछते हैं अरे कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो थोड़ी बताएगा कहां से। क्योंकि कब्ज, आपको कब्ज, आप इतना खा रहे हो, समोसा आ रहा है, भैया आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। हार्ड स्टूल, दूसरा कब्ज क्या होता है, हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल से क्या होता है, आपकी आंतें छिल जाती हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, पाइल्स होता है, फिस्तुला होता है, फिशर होता है, इंटेस्टाइन वीक होने लगती है, दोनों लार्ज और स्मॉल। और जो सबसे तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है म्यूकस इन स्टूल। स्टूल में म्यूकस पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं आंव, बहुत ही चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, जिसको अंग्रेजी में हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो हिंदी में वही आंव है। और जब वो ब्लड में चला जाता है, बार बार आपको अगर आंव पास होता है तो वो ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, आपको हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, प्लाक बनता है उससे, हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक होता है, आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, सारी बड़ी बीमारियां उससे होती हैं अगर आपका खाना अनपच। और इस क्रिया को जब खाना अनपच होता है हम बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहां पर आपका कोलेस्ट्रॉल है, आंव है, वो ब्लड में जाता है और उसके साथ बहुत चिपचिपा आपको स्टूल निकलता है, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, फिर भी क्लीनिंग नहीं होती। इसके साथ बहुत ज्यादा खाना खाने से जो खाना है वो पेट में ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। हमारा जो लीवर है 10,000 तरह के एंजाइम्स बनाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम सलाद भी खा रहे हैं, रोटी सब्जी भी खा रहे हैं, पूड़ी भी खा रहे हैं, मिठाई भी खा रहे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हैं। अब लीवर को समझ में नहीं आता कि किसको पचाऊं और किसको छोड़ूं, तो सारा खाना अंदर सड़ता रहता है बहुत देर तक। फाइनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, पेट जब आप ठूस ठूस के खा रहे हो तो एसिडिटी क्रिएट होती है। एसिडिटी होने से क्या होगा, आपका पेट में जलन चालू होगी, अल्सर चालू होंगे, आपके पेट के लाइनर डैमेज होंगे, आपका गला, दांत, मसूड़े खराब होने लगेंगे, आंखों में, पैरों में, हाथ में जलन चालू हो जाएगी, हिचकी चालू हो जाएगी, और फाइनली पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। तो हाई एसिडिटी, पांचवा रीजन क्या होगा खाने से, हाई एसिडिटी। और जहां पे एसिडिटी हुई वहां पे हाई गैस चालू, तो आपको पेट दर्द होगा, वायु में गोला बनेगा, चेस्ट पेन होगा, माइग्रेन होगा, घबराहट होगी, ये सब कुछ होगा। अगर आप ध्यान से अपने चारों तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जो भी बीमारी आपको है वो आपके अनियंत्रित और ज्यादा खाने से और गुणवत्ता खराब होने से, क्वालिटी ऑफ फूड के कारण होती है। अगर आप अपना खाना सम्यक और क्वालिटी ऑफ फूड को सही रखेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं।
स्वामी जी 10 मिनट और लूंगा मैं। अच्छा चलेगा चलेगा। अब इसकी रेमेडीज क्या, रेमेडीज क्या, ये जरा जो भी मित्र चाहें वो नोट भी कर लें। रेमेडीज क्या, बहुत जरूरी है। पहली चीज है, खाना तभी खाएं जब भूख लगे। डॉक्टर ने कहा उस हिसाब से खाना नहीं खाना, आपका पेट क्या बोल रहा है उस हिसाब से खाना, आपका मन जो कह रहा है उस हिसाब से खाना नहीं खाना, जो पेट शरीर बोले उस हिसाब से खाना। खाना तभी खाइए जब आपको भूख लगे, दैट इज नंबर 1। हमेशा एक रोटी कम खाएं, एक रोटी कम खाएं, या आधा कटोरी चावल कम खाएं, पूरा भरे नहीं। 33% सॉलिड होना चाहिए, 33% लिक्विड होना चाहिए, और 1/3 आपके स्टोमक में हवा होनी चाहिए। सिर्फ इतना बड़ा स्टोमक है, सुकड़ने पे मुट्ठी के बराबर होता है स्टोमक, फूल जाने पे बच्चे की फुटबॉल के बराबर इतना बड़ा होता है। 1/3 सॉलिड, 1/3 लिक्विड। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या कहा गया है, जो खाना है वो पतला होना चाहिए, पापड़ सरी की चीजें, सूखा नमकीन टाइप की चीजें जिसमें पानी नहीं है, जो तेल में फ्राई किया जाता है, हाईली इनडाइजेस्ट, अनपच होता है। इसलिए ठूस ठूस कर नहीं खाना है, ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि यह मिक्सचर है। मिक्सचर को जब हम चलाते हैं, आप मिक्सचर को भर दो ऊपर तक तो मिक्सचर चलेगा नहीं, उसको खाली रखना पड़ता है। 1/3, 1/3 नहीं, कम से कम 1/4 को खाली रखो, तभी मिक्सचर चलेगा। जब तक प्रॉपरली ग्राइंडिंग और मिक्सिंग नहीं होगी आपका खाना पचेगा। और जो सबसे बड़ा विज्ञान है खाना खाने का, वो है चबा चबा के खाना। आपने चबा चबा करके खाना खा लिया तो यू हैव वन द बैटल, और फिर कुछ करना नहीं, बाकी सब आपका शरीर कर रहा है। अकेला चबा चबा के खाने से आपके सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आई रिपीट, खाने को 25 से 30 बार चबा के खाने से, आप गिन करके चबाइए, चबा चबा के खाने से शरीर के 100% रोग खत्म हो जाते हैं। बहुत ही बड़ा विज्ञान। सबसे बड़ा मंत्र आप अपने घर में लिख रहे हो, किचन में, चबा चबा के खाना। आपके घर में अगर सब लोगों ने चबा चबा के खाना शुरू किया तो फिर कोई रोग होने का सवाल ही नहीं उठता। पूरा घर स्वस्थ रहेगा, ना डॉक्टर के पास जाना, ना योगाचार्य के पास, किसी के पास नहीं जाना। सम्यक खाना खाना, सात्विक खाना खाना, चबा चबा। कारण क्या है उसको देखते हैं। हमारे शरीर में, हमारे मुंह में 6 ग्लैंड्स हैं। कान के नीचे 2, जीभ के नीचे 2, और यहां पर 2, ऐसे 6 ग्लैंड। ये लार क्रिएट करती हैं, सलाइवा क्रिएट। 2 से 3 लीटर सलाइवा की कैपेसिटी हमारे इन 6 ग्लैंडों में है। ये सलाइवा दुनिया का सबसे बड़ा औषध है, सबसे बड़ी मेडिसिन। इसके समान दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं, अमृत है ये। लेकिन ये तभी क्रिएट होता है जब आप चबा चबाते, जब हमारे मसूड़ों में प्रेशर होता है तो ये ऊज होता है, तो ये निकलता उस प्रेशर, चबा चबा के खाने से। और इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। लाइजो एंजाइम जो बाहर के इन्फेक्शन को मार देता, अगर खाने में कुछ भी इन्फेक्शन है उसको मार देगा, लाइजो एंजाइम। इम्यूनोग्लोबिन जो अंदर जाकर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, अंदर के इन्फेक्शन को मार देता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्टार्च को शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप सूखी रोटी लें, उसको खूब चबा चबा के खाएं, एकदम सूखी, उसमें कुछ भी घी भी नहीं डाल, एक बार चबा के खाइए, थोड़ी देर में मीठी लगेगी।
आप, क्योंकि स्टार्च वहीं पे क्रिएट हो गया। आपका पैनिक्रिया का काम, आपका लीवर का काम, सबका काम आधा हो गया। इंसुलिन की जरूरत आपको कम से कम। तो चबा चबा के आपने खाया तो आधा काम तो मुंह में हो गया आपका डाइजेशन। और फिर दूसरा, नंबर 2, जब आप चबा चबा के खाते हैं तो हमारे जो मसूड़े का जो सिस्टम है, मुंह का जो सिस्टम है, वहां से मस्तिष्क और पेट, यहाँ पे एक फीडबैक सिस्टम, मस्तिष्क में और पेट में सिग्नल जाता है। आप जितना ज्यादा लार यूज करते हैं उसके हिसाब से मस्तिष्क को मालूम पड़ता है कि आपने कितना खाना खाया और आपके कितने खाने की जरूरत है। जब आपकी इनफ लार क्रिएट होती है, सलाइवा यूज हो जाती है, तो मस्तिष्क पेट को बोलता है भैया नाउ यू आर सेटिस्फाइड, नाउ यू डोंट हैव टू ईट, अब तुमको जरूरत नहीं। तो पेट सेटिस्फाइड हो जाता है, आप खाना खा नहीं सकते उसके बाद। आपका खाना आप एक बार देखिए, जितना आप खाते हो, जो लोग 4 रोटी खाते हैं वो 2 रोटी पे आ जाएंगे सिर्फ चबा चबा। आपकी क्वांटिटी अपने आप, कोई डाइटिशियन नहीं चाहिए, सब अपने आप खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक फीडबैक सिस्टम है जो ग्लैंड्स, स्टोमक और ब्रेन के बीच में चलता है, और वो तभी होता है, तभी एक्टिवेट होता है जब आप चबाते। अगर आप गल्प करते जाते तो आपके पेट को मालूम ही नहीं पड़ता, ब्रेन को मालूम ही नहीं पड़ता आपने कितना किया, आप चबा ही नहीं रहे। ब्रेन बोलता है बेटा खाए जा खाए जा खाए जा, और आप खाते जाते हो और आप ओवर ईटिंग कर रहे हो। तीसरी चीज, अगर आप चबा चबा के खाएंगे तो आपके मुख में 4 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, आंख, नाक और रसना, जिह्वा, और एक स्वरतंत्र, एक कर्मेंद्रियां है। और ये पूरा मुख, ये कभी बुढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये उसकी एक्सरसाइज। ये सारे अंग आपके जवान रहे, इनमें कोई बीमारी नहीं होगी, आपके छुर्रियां नहीं जाएंगी, आपके चेहरे में हमेशा बचपन की रौनक रहेगी। तो ये अद्भुत ब्यूटी पार्लर है चबा चबा के। आपको कहीं ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ चबा चबा के। जो सलाइवा मिक्स होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है, बाहर से आपको डिसीज नहीं आएंगी, आपको और कुछ करना नहीं है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि ये पैनक्रिया को, डिओडेनम को, लीवर को रेस्ट देता है, उनको उतना काम नहीं करना पड़ता। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो सिर्फ खाना चबा चबा के खाएंगे तो उनकी डायबिटीज ठीक होने लगती है, 6 महीने में वो एकदम निरोग हो जाएंगे और आपको कुछ करना नहीं है। कई लोग मेरे से पूछते हैं क्या करना, जब मैं उनको बोलता हूँ आप चबा चबा के खाओ, बोलते हैं वो तो ठीक है, आप दवा बताओ। अरे भाई वही दवा है, क्योंकि जो सलाइवा निकलता है उससे बड़ी दुनिया में कोई दवा नहीं है। आप सिर्फ चबा चबा के खाइए, आप ठीक हो जाओ। और 5वां नेक्स्ट जो रेमेडी है वो भोजन के साथ पानी कैसे पिए, आधा घंटा के पहले पियो या 1.5 घंटे के बाद। कभी इमरजेंसी हो तो एकदम गर्म पानी पीना, वो भी आधा कप गर्म पानी आप पी सकते हैं, ताकि पंच अग्नि जो है आपके अंदर, जिसको हम बोलते हैं जठराग्नि, जो पेट, पैनक्रिया, लीवर, डिओडेनम, सी चैनल और स्प्लीन, ये पंच अग्नि है। ये अग्नि जो है हमको डाइजेस्टिव अग्नि देती है, पाचन अग्नि है ये। इनको आप एक्सटिंग्विश नहीं करो, पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ गई। अब उसको 4 से 6 घंटा वो पूरा सिस्टम को वेट करना पड़ता। और जो लोग आइस कोल्ड पानी पीते हैं वो कैंसरस हो जाता है, आपका पूरा खाना आइस हो जाता है और बड़े मुश्किल से फिर वो पचता है और वो कैंसर के सेल क्रिएट करता है। ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना, कभी भी अदरवाइज भी नहीं पीना, आइस पानी तो कभी पीना नहीं। लोग चिल्ड कोको कोला, यंग यंग है अभी, उनके पास बहुत सी ऊर्जा है, मालूम नहीं पड़ती, 40 साल के बाद बुढ़े होने लगते, चिल्ड कोको कोला पी रहे हैं।
चिल्ड पेप्सी पी रहे। हमने जो जितनी भी बुरी आदतें वेस्ट की हैं वो सब अपने अंदर ले ली है। अच्छी आदतें उनसे कोई नहीं ली। वो लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं, 6 बजे खाना खा लेता है हर एक अमेरिका। वो आदतें हम नहीं लेंगे। हम रात को खाना खाएंगे 12 बजे। नेक्स्ट आइटम रेमेडी है, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ले, क्योंकि सारा पाचन तंत्र और सारा शरीर ऑक्सीजन से चलता है। इसलिए सुबह के टाइम पे प्राणायाम ध्यान अवश्य करें। प्राणायाम आधा घंटा कंपलसरी है। जब भी टाइम मिले, जब भी कमजोरी लगे, लंबी गहरी सांस लें। प्राण मुद्रा में लंबी गहरी सांस, ये आपका रामबाण फार्मूला है। जब भी कमजोरी लगे, प्राण मुद्रा में लंबी गहरी श्वास लें, और खाली पेट हो तो थोड़ा सा 10 मिनट प्राणायाम कर दें। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आप लेंगे, उतनी ही आपका डाइजेशन सिस्टम और बाकी सिस्टम वो एक्टिवेट होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ढेर सारी प्राण शक्ति आपको चाहिए तो रात को बढ़िया नींद लें। 10:30 बजे सो जाएं और 8 घंटे की पूरी नींद लें, ताकि 2 से 5 बजे आपको लंबी सुसुप्ति मिले। तब परमात्मा आपके ब्रह्मरंध्र से बहुत सी प्राण शक्ति आपके अंदर देता है। नींद 7 से 8 घंटा, आधा घंटा प्राणायाम और जो भी योगासन करना है, कम से कम 5 दिन ध्यान करें। दिन में ना सोएं, खाने के बाद कुर्सी में बैठ के 10 मिनट नैप ले लें, लेकिन सोए मत, डाइजेशन खराब हो जाता। और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के पहले आधा घंटा पहले करें, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। आप बाकी सब भूल जाएं, ना प्राणायाम करना, ना मुद्रा करना, ना ध्यान करना, कुछ नहीं करना। आहार सम्यक कर लो, आहार शुद्ध कर लो, आहार एक लिमिट में ले लो, उस एक टाइम टेबल के हिसाब से ले लो, मात्रा को संतुलित कर लो। आइए, मैंने आपका 10 मिनट ज्यादा लिया है और यहाँ हम शांति पाठ करते हैं। ओम अस्तो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवन्तु सर्वेषां शांतिर्भवन्तु सर्वेषां मंगलम भवन्तु सर्वेषां पूर्णम भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। आहार विज्ञान जो पहले से उपस्थित थे, उन्हें इसका अलग प्रकार का विज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं अधिक समय नहीं लेता हूँ, पहले ही समय अधिक हुआ है। अंजलि ताई को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे स्वामी जी का आभार प्रदर्शन कीजिए। हरिओम, सभी को हरिओम। दादा साहेब टिशकुले योग वर्ग, इसका आज 1087वां दिन। इस योग वर्ग के प्रणेता दादा ठाकुर दादा, इनको नमन वंदन प्रणाम। वैसे ही मते दादा, इनको नमन वंदन प्रणाम। सभी योग साधक जो हमेशा जुड़ते हैं, उनको नमन वंदन प्रणाम। और आज के जो हमारे गुरुवर्य है स्वामी जी पवन कुमार चौरसिया जी, उनको भी बहुत नमन वंदन प्रणाम। आज के हमारे जो गुरुवर्य है, उन्होंने आहार के बारे में आज हमें सब कुछ बता दिया। हम बस सबका यही रहता है कि जैसे हम आहार खाते हैं, आहार लेते हैं, वैसे हमारा पोषण होता है। पर वही आहार सिर्फ भोजन नहीं है, तो हमारे मन के विचार है। जैसे हम आहार खाएंगे, वैसे हमारे विचार बनेंगे, और विचारों से भी हमें पोषण मिलता है। तो आहार मतलब सिर्फ खाना नहीं, तो हमारा अच्छा विचार, हमारा अच्छा तन मन, यह सब हमें पोषण देता है।
और हमारे सप्त धातुओं को पैदा करता है। तो आज के वर्ग में जो हमारे स्वामी जी है पवन कुमार जी, इन्होंने हमें अभी तक जो वर्ग हुए हैं उसमें तो हमने बहुत सीखा है, पर आज जो हमें ज्ञान मिला है वो बहुत अनमोल ज्ञान हमें मिला है। तो हमें गुरुजी ने कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे हमारे विचार रखने चाहिए, वैसे खाना खाने की पद्धत कैसी है। सिर्फ खाना यानी आहार हमारा औषधि जैसे होता है, तो वह औषधि जैसे हमें खाना और हमारे विचार कैसे अच्छे होंगे, हमारा शरीर कैसे निरोगी होगा, उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो हम स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, बहुत, और हम ऋणी रहना चाहते हैं कि आपसे हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला है। आज के वर्ग में स्वामी जी ने हम जो खाते हैं, हमें हमारे शरीर को जो जो लगते हैं तत्व, जो प्रोटीन, विटामिन है, फैट है, मिनरल है, वसा है, ये सब बताया। वैसे ही 5 जो कर्मेंद्रिय है, 5 ध्यानेंद्रिय है जो खाना पचाने में हमें काम में आते हैं, उसके बारे में बताया। बहुत बहुत ही ध्यान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ आज हमें स्वामी जी से। हम बहुत ही आपके आभारी है स्वामी जी। वैसे ही जैसे खाना जो हम खाते हैं जिससे हमें पोषण मिलता है और निरोगी कैसे शरीर रहता है, उसके बारे में कुछ हमें रेमेडी बताए स्वामी जी ने। वो बहुत ही सबके लिए लाभदायक है। अगर वह हम रेमेडी का पालन करें, वह जो बातों का हम पालन करें, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा खाना ही हम सही ढंग से खाए, जैसे रेमेडीज जो बताए हैं वो थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी, कोई लेट जुड़ता है या तो फिर थोड़ा जो सार है अपना जो आज के सेशन का है, थोड़े से मैं बताना चाहूंगी। जो रेमेडीज आपने बताए हैं गुरुजी, कि हमें खाना जो जब भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए। हम खाना कभी भी किसी भी वक्त खाते हैं तो वो बहुत बुरी आदत है। तो जब भूख लगे तब खाना खाना चाहिए। वैसे ही जो हम खाना खाते हैं वो 1/3 हमें पेट खाली रखना है हवा के लिए। जैसे उन्होंने मिक्सर का उदाहरण दिया कि अगर मिक्सर पूरा भर गए तो बराबर है, वो खाना पचने यानी वो मिक्स होने में तकलीफ होगी। तो हमें 1/3 खाना है, 1/3 लिक्विड लेना है और 1/3 वायु के लिए हमें पेट में जगह रखनी है। वैसे ही हम चबा चबा के खाना है। जो सलाइवा है वो हमारा अमृत है, वह खाने में मिलना चाहिए। तो हमें पूरा पोषण अच्छी तरह से मिलेगा। जो खाना हम खाएंगे अच्छी तरह से उसका पोषण हो पाएगा। वैसे ही खाने के साथ पानी पीना नहीं है, आधा घंटा पहले या तो फिर 1.5 घंटा बाद पानी पीना है। वैसे ही खाने के बाद जल्द सोना नहीं है हमें बस। और एक अच्छी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है कि हम खाना खाने के बाद हमें हमारे जो ब्रेन है उसमें सबसे ज्यादा हमें रक्तस्राव लगता है, रक्त की जरूरत होती है। पर खाना खाने के बाद वो रक्तस्राव पेट की तरफ आता है। तो कोई भी यानी जो दिमाग के जो काम है, आधा घंटा रेस्ट लेना चाहिए। दिमाग के काम हमें अगर नहीं करें तो हमारा खाना पचने में जल्दी मदद होगी। और जो आजकल होता है कि इधर खाना खाओ जल्दी जल्दी, इधर काम करो, तो बोलते हैं अपचन होता है। तो उसका मेन कारण तो वही है कि इधर खाना बस खाते हैं जल्दी जल्दी में, एक तो जल्दी जल्दी में खाते हैं और बाकी अपने काम में लग जाते हैं। तो वो सच में वो पेट में पड़ा रहता है, उसे जितना पचने में जितनी जो एनर्जी लगती है वो मिल नहीं पाती है। तो बहुत अच्छा ज्ञान मिला स्वामी जी आपसे। मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तो मैं आपके इसमें ऋणी रहना चाहती हूँ और आपका योग वर्ग की तरफ से और सभी की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए बहुत प्रिय हो, क्योंकि जैसे क्या होता है, बेटे के बेटे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, समझते हैं ना आप। तो आप हमारे जो स्वामी जी हैं योगाचार्य, उनकी शिष्या हो। बेटा उतना प्यारा नहीं होता जितने नाती होते हैं, वैसे आप हमको बहुत प्रिय हो। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपने नाती का मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। हरिओम 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 दादा। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। हरिओम। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर आज का आपका जो ज्ञान आपने बांट दिया, वो समाज के लिए, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सेहत कैसी अच्छी रहेगी। और ये मुझे लगता है कि एक बार ये बताने से नहीं होगा, बार बार बताना पड़ेगा। और आपका शायद व्याख्यान इतना प्रभावशाली है तो इससे जरूर इफेक्ट होगा। मैं तो निश्चित स्वरूप से बोलता हूँ कि
100 में से 90 लोगों को तो जरूर मन के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका अगर बीमारियां हटानी है तो आपने जो आज ज्ञान बांटा है उसका बहुत महत्व होता है। और हमें बहुत खुशी होती है कि आप आपसे हम जुड़े हैं, तो बहुत हमें खुशी होती है। और ऐसे बांटते रहिए। और बहुत अज्ञान की वजह से लोग बीमार पड़ देते हैं, बीमार हो जाते हैं, या आदत की वजह से, आदत से खाना या गलत खाना, किसी को ज्ञान ही नहीं, मालूम ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामान्य लोग हैं, उनको ये ज्ञान नहीं होता, तो उधर तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है आपको तो ये बार बार करना पड़ेगा, तो ये बहुत समाज की सेवा होगी और समाज निरोगी रहने में आपका बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज बता दी। धन्यवाद दादा। एक्चुअली ये जो आहार विज्ञान है ना, उसका पूरा एक दिन का शिविर होता है, जिसमें हम पूरे 8 अंग की बात करते हैं कि 8 तरह से आप अगर उनको कंट्रोल करेंगे तो आपको बीमार होने का सवाल ही नहीं उठता। दादा आप बताइए, कभी ऐसे शिविर होगा तो बताइए। हाँ, अभी वो देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे दिन भर का शिविर का सब्जेक्ट है। कम से कम 5 से 6 सत्र टोटल लगते हैं उसके। नेचुरली साजिक है। तो आप बताइए, बताते रहिए, हमारे ग्रुप में डालते रहिए, तो हाँ, जरूर जरूर, हम हम जरूर करेंगे तो कनेक्ट। आपको बताएंगे। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हरिओम हरिओम। गुरुजी, हरिओम हरिओम। आज का आपका आहार का जो वर्ग था बहुत ही सुंदर था। और हम यही करेंगे कि अगर ये इसके रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी अगर यूट्यूब पे चले जाए तो हमने तो देख ही लिया, हम हमारे बेटे को, बच्चों को, बेटी को फिर इसको वापस एक बार बताए तो जो गलतियां आमतौर पर की जाती है वो उनको देखने के बाद, क्योंकि आपका भाषण इतना प्रभावशाली था, आपका सब बताना इतना प्रभावशाली था, तो ये सभी लोगों को उसका फायदा होगा। और अब फिर जैसा मुद्रा का योग शिविर आपने किया, अगर इसका भी योग शिविर है तो हम आपको उसके साथ में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग के लिए तो अपने को स्वामी जी से, ठाकुर साहब से बोलना पड़ेगा कि जितनी जल्दी सारी ठाकुर साहब से, रिकॉर्डिंग आ और जाए तो लोगों को जितनी उसको जल्दी अभी हो डाल सके देंगे उतनी और जल्दी गए तो फायदा हो बहुत अच्छा है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मते सर, आपके 8 का 9वां है और 10वां है, तो आगे का 10वां है, तो एक साथ 10 भी आपको रिलीज करने वाले हैं। अच्छा अच्छा। किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए, समय बहुत हुआ है। हेलो, हाँ हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, सभी को प्रणाम। और आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय पवन जी, सर आपको भी मेरा प्रणाम। प्रणाम माँ, सर, प्रणाम माँ। आपके मैं देखता रहता हूँ, आप कोटेशंस डालते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। और मानव जीवन की जो पोषण जो है वो प्राथमिक आवश्यकता है। पोषण भोजन के बारे में बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। पोषक घटकों के बारे में भी अच्छा ज्ञान मिला। अपने निरोगी स्वास्थ्य के लिए ये तो बहुत जरूरी है। पर आदरणीय पवन जी सर, मुझे एक ऐसा लगता है, ये तो अपनी आहार तो अच्छा है। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि ये जो अपन खाना वगैरह खाते हैं, तो हमें बचपन से बड़ों तक ये आदत है कि टीवी के सामने और मोबाइल को ध्यान देकर अपन जो खाना खाते हैं ये गलत है। और इसका भी जो प्रभाव है वो अपने निरोगी स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ये भी ध्यान में यानी सभी लोगों ने ये इसको थोड़ा सा
जरूरी है कि ये बात टालना जरूरी है, क्योंकि शरीर सुंदरता के लिए ये भी जरूरी है। जैसा अपने शरीर के लिए खाना अच्छा है, पोषक घटक जो जरूरी है, वैसा ये भी टालना जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। आज आपने आज आहार के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे हमें ज्ञान देना जरूरी है आहार के बारे में। धन्यवाद सर। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो आहार है वो अन्नम ब्रह्म है। हाँ खाना खाना एक पूजा के समान होना चाहिए, तो वहां ना मोबाइल ना कुछ हाँ हमारा पूरा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए, हमारे अन्न में होना चाहिए। जो हम खा रहे हैं हम उसको सूंघें, हम उसको प्यार करें, हम उसको अपने हाथों से, चम्मच से ना खाएं। भगवान को कोई बराबर चम्मच से थोड़ी उठाता है, उसकी बराबर पूजा बराबर, उसका सब कुछ हाथों से, क्योंकि हाथों में परमात्मा है। तो वो सही देवी बात, देवता आपके पांचों उंगलियों में विराजमान है, उनसे उठा करके उनको अपने अंदर मुंह में ले जाए। सही मुख बात है। में आपके अग्नि देव हैं स्वयं, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसके देवता अग्नि है। और वरुण देवता जो गल्प करते हैं अंदर जा रहे हैं वो वरुण है, रसना जो है वो वरुण है। तो हम सब देवी देवताओं के बीचों में अन्न के साथ, तो वो सही एक बात, पूजा की पद्धति होनी चाहिए, जैसे हम अभिषेक कर रहे हैं। सही इसलिए बात है। वहां पे ये जो आपके मोबाइल है इनका कोई काम नहीं। सही अन्न जो बात है वो परमात्मा की पूजा के समान करना चाहिए। जैसे कबीर दास कह रहे हैं कि खाऊं पीऊं सो पूजा, सही हमारा भी बात है। खाना पीना पूजा के समान होना चाहिए। बराबर है सर। सर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। वो जो नॉर्मल लोगों के लिए जो कैलोरी आपने एक दिन के लिए इतना लगता है जो आपने बताया है, तो उसमें प्लस लेकर महिलाओं प्रेगनेंसी में कितना मिलना जरूरी है? प्रश्न नहीं समझा मैं आपका। जो प्रेगनेंसी महिला जो रहती है हाँ, हाँ उनको कैलोरी कितना मिलना चाहिए? वो तो डॉक्टर लोग बताएंगे, लेकिन उनको तो ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। हाँ कुछ प्लस हाँ, मिलाकर। जो लोग मान लीजिए घर के, जैसे हम लोग हैं 1500 कैलोरी नॉर्मल है, तो एक हाँ जो लेडी है वो कम से कम 2000 कैलोरी लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ देखिए 6th मंथ तक एक सम्यक व्यायाम की जरूरत पड़ती है, सम्यक व्यायाम की जरूरत पड़ती है। और सबसे अच्छा व्यायाम जो लेडीज के लिए होता है वो होती है मुद्रा प्राणायाम। अच्छा मुद्रा प्राणायाम और खासतौर से प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही कारगर होता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है। आप अपान मुद्रा में 6 महीने तक, अपान मुद्रा में 6 महीने तक आप सरल प्राणायाम करना है, कपालभाति नहीं करना। और ज्ञान मुद्रा में सरल प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, बिना गर्दन को आगे पीछे किए, बिना घर्षण के इसको करना। और ज्ञान मुद्रा में ज्यादा से ज्यादा होता है, उससे आपके जो गर्भ जो होता है स्त्रियों का, उसमें गर्भ संस्कार चालू हो जाता है। ओमकार कीजिएगा आप, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। जैसे कि शिवलिंग मुद्रा में ओम नमः शिवाय का जाप बहुत कारगर होता है, उससे जो गर्भ होता है उसको संस्कार चालू हो जाता है। तो प्राणायाम जो है बहुत, और आहार, आहार बहुत ही पौष्टिक हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, ज्यादा से ज्यादा सलाद, और जो भी खाना है वो तुरंत बना हुआ विदिन 3 आवर्स। 3 आवर से पुराना खाना उनको देना ही नहीं चाहिए, बासी हो जाता अच्छा ठीक तो है सर। आहार के बारे अपान में मुद्रा को 7 महीने के बाद नहीं लगाते, नहीं तो गर्भ गिर जाता है, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा अंजलि माँ, ये आपके बच्चों के लिए ये ध्यान रखना। अपान मुद्रा जो है वो उसको नहीं लगाते हैं 7वें महीने के, 6 महीने तक आप लगा सकते हो, बस उसके बाद नहीं लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरिओम सभी हरिओम। गुरु। हरिओम। स्वामी जी बहुत ही अच्छा ज्ञान आपने दिया है और नई जानकारी भी दी है। मेरा सवाल है स्वामी जी कि रात को 2 बजे जैसे स्वामी परमहंस खाना खाते थे, तो वो टाइम
ऐसे बाकी लोग हमारे बोलते हैं कि वो टाइम खाने का नहीं है, तो क्या ये ठीक है रात क्योंकि हम कभी कभी बाहर से आते हैं, 12 बजे तक जागरण होता है, तो 12 बजे के बाद में हमारी आदत है, हमारी फैमिली की, मेरे मायके की, कि 12 बजे तक हम अगर जागे रहे तो 12 बजे के बाद में भूख लगती है, तो कभी कभी कुछ खा लेते हैं। क्या ये ठीक है खाना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, 100 वर्जित है एक्चुअली। खाना जो है वो रात्रि के समय तो वर्जित है, और खासतौर से आप 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद जो लोग खाते हैं वो वर्जित है, वो निशाचरी खाना होता है, क्योंकि वो खाना पचता हाँ, नहीं वही। है। रात्रि का समय जो होता है वो ऊर्जा लेने का समय है, ऊर्जा देने का समय नहीं है। तो रात्रि में हमारी बॉडी, हमारी जो प्राण शक्ति है, हीलिंग एनर्जी होती है, वो हर एक अंग में जा करके उसको हील करती है। उसके लिए उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और रात्रि में जो खासतौर से जो 2 बजे से और 5 बजे का समय है, वो सुसुप्ति का समय है। अगर आप उस समय सोएंगे नहीं तो आप बहुत सी बीमारियों को बुलाएंगे, और खासतौर से आपकी ऊर्जा जो है वो शरीर में कम होने लगती है, बहुत से अंग आपके बीमारू होने लगते हैं। ये दूसरी बात है कि आजकल लोग बहुत सी चीजें दवा वगैरह लेकर के कोशिश करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बिल्कुल सही नहीं है। खाना जो है रात्र को अपने यहाँ वर्जित है, अपने शास्त्रों में अपने शास्त्रों में नहीं है, प्रकृति में वर्जित। मनुष्य अकेला प्राणी है 84 लाख योनि में जो रात को खाता है, और निशाचर लोग खाते हैं, जो प्रेत प्रेत भूत पिशाच होते हैं। आप देखिए पूरा आपका पूरा अस्तित्व वो सो जाता है, सूर्य अस्त हो गया उसके 1 घंटे में पूरा अस्तित्व सो जाता है, कोई नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। हम अकेले एक इकलौते हैं जो 39,99,999 को छोड़ करके एक ही प्रजाति है हमारी मनुष्य की, जो हर कुछ प्रकृति के अगेंस्ट कर। आप प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रकृति आपको रक्षा कर। प्रकृति के साथ चलना ही धर्म है। धन्यवाद स्वामी। और ये भूख लगे तो पानी पी लेना सिर्फ। हाँ, पानी पीजिए, पानी कभी भी पी सकते हैं पानी। और रात को आपको भूख लगती है तो आप ये अपना खजूर वगैरह जो 10 साढ़े 10 बजे दूध पी लीजिए गर्म, खजूर खाइए, आपकी भूख खत्म हो जाए। खजूर बहुत ज्यादा उसमें फ्रुक्टोज होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ताकतवर चीज है। 6-7 खजूर खाइए, अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, आदत हो गई तो ड्राई फ्रूट्स खाइए, पका हुआ कुछ मत खाइए, कच्चा खाइए। धन्यवाद। 7:35 हो गए। 35 मिनट मैंने अधिक किए, इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज और कोई क्वेश्चन नहीं होंगे तो आज का वर्ग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो आहार विज्ञान के दूसरे सत्र में हम अगले शुक्रवार को हम उपस्थित होंगे। आज का वर्ग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद।